आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इससे पहले हमने स्टेटमेंट मेथड डिस्कस किया था जिसमें हमने डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और कितने मेथड इसके होते हैं। आपके सिलेबस में केवल आपको दो मेथड को पढ़ना है, एक स्टेटमेंट मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो उसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर फर्स्ट ईयर के बाद, जो डेप्रिसिएशन हम जब सेकेंड ईयर में आएंगे, जितना डेप्रिसिएशन आपने पहले साल में लगा लिया उतना अमाउंट आप टोटल एसेट की जो बुक वैल्यू से लेस करने के बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसी वजह से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, यानी कि जो बैलेंस रिड्यूस होकर के बच गया उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। क्लियर? तो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स सिंस द बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि जो मशीन की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी और उस रिड्यूसिंग अमाउंट पे ही हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस ईयर आफ्टर ईयर। जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो रिड्यूस होता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। इसको हम एग्जांपल समझेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट ईयर आफ्टर ईयर रिड्यूस होता जा रहा है। एक ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 2 लाख रुपीज़ और उस पर डेप्रिसिएशन लगना है 10% पर एनम वार्षिक, और मेथड है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, फर्स्ट ईयर में आपकी जो मशीन थी 2 लाख की, 10% उसका डेप्रिसिएशन लगना है मशीन के ऊपर। 20,000 10% जो निकल जाएगा मशीन का, और उसकी वैल्यू रहेगी फाइनल 1,80,000। तो ये बैलेंस अमाउंट है जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को लेस करने के बाद आया है, 1,80,000। क्लियर? अब आने वाले नेक्स्ट ईयर में यानी कि सेकेंड ईयर में इस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो कि 20,000 लेस होने के बाद आया उसके ऊपर 10% कैलकुलेट होगा। तो कितना आया? 18,000। नेक्स्ट, अब अगर हम दोबारा इसको थर्ड ईयर के लिए फिगर निकालना चाहें इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम इस टोटल अमाउंट में से हम 18,000 लेस कर देंगे और बैलेंस अमाउंट आएगा 1,62,000। उसके ऊपर थर्ड ईयर पे हम फाइनली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे 16,200। तो आप देख रहे हैं, जब हमने लास्ट टाइम बोली थी जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो ईयर आफ्टर ईयर कम होता रहेगा। जैसे पहले साल आप देख रहे हैं 20,000 था, नेक्स्ट ईयर 18,000 हुआ, उसके बाद 16,200 हुआ, इसी तरह से कंटिन्यू करते करते अब जब 1,45,000 यानी कि फोर्थ ईयर में जाएंगे तो इसके ऊपर 10% लगेगा, यानी कि 14,580 रुपये। तो इस वजह से इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा गया है। जब इस फिगर को, इस डेप्सिट अमाउंट को हम जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाएगा। हम नेक्स्ट साइड में उसको देखेंगे भी कि कैसे ये हो रहा है। तो एज एविडेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल, जैसा एग्जाम्पल से प्रूफ होता है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो कंटिन्यूटी रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, 20,000 से 18,000, 18,000 से 16,200 एंड 16,200 से 14,580। फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस वजह से इसको ये नाम दिए गए हैं। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द assumption that the benefit accruing to business from assets keep on diminishing as the asset becomes old. This is due to the reason that the predetermined percentage is applied to gradually sinking balance on asset of the account every year. यानी कि ये मेथड इज एसेंशन पे बेस्ड है कि जो मशीन की जो वैल्यू होती है वो शुरुआती पीरियड में ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। ठीक, यानी जैसे मशीन का यूटिलाइजेशन उसके अर्लियर यानी कि पहले के समय में ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए मशीन की वैल्यू पहले के पीरियड में ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। बाद के पीरियड में मशीन की कैपेसिटी उतनी रहती नहीं है। अब भले ही अब बाद में उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन उसकी जो असल में जो बैलेंस जो हो रहा है रिड्यूस, जो डेप्रिसिएशन उस मशीन पर लग रहा है वो अर्लियर पीरियड में ज़्यादा लग रहा है। तो ये मेथड इस एजेंशन पे बेस्ड है।
जैसा कि आप इस ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमने जो फिगर्स हमारे आए थे उनको हमने इस ग्राफ में प्लॉट किया, तो 20,000 को, उसके बाद आपका 16,200 हुआ, 18,000 हुआ, उसके बाद 16,200 हुआ, और उसके बाद 14,580। तो ये फिगर आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये कर्व जो है आपका, ये आपका डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर? इस वजह से इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने पहले मेथड में एक फॉर्मूला देखा था कि कैसे हम जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो निकाल सकते हैं, ऐसे ही आपको ये फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप डेप्रिसिएशन का रेट निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। क्लियर? नेक्स्ट हम स्लाइड देखें, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रिटर्न डाउन मेथड। हर मेथड की अपनी कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मोर रियलिस्टिक assumption दैट द बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स गो ऑन डिमिनिशिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि एकदम रियलिस्टिक एजम्पशन है, ये कहना एकदम सही है कि जो मशीन जो डेप्रिशिएट होती ज़्यादा वो अपने शुरुआती पीरियड में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन लेते हैं और उसको पहले साल आप ज़्यादा यूज़ कर दें क्योंकि उस मशीन से आप ज़्यादा यूटिलाइजेशन उठा सकते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि उस समय में उसके पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। क्लियर? सेकंड है, इट रिजल्ट इनटू ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस टेकन टुगेदर एवरी ईयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इसका जो बर्डन पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी हम जो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का एकदम समान तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम इसका बर्डन भी हम उसमें दिखाएंगे प्रॉफिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे। इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर टैक्स पर्पसेस। इनकम टैक्स एक्ट में ये मेथड जो होता है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ये एक्सेप्ट किया गया है। अगर आप कोई ITR फाइल कर रहे हैं अपनी और आपकी कोई एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगना है, तो इस मेथड को मान्य है। ये मेथड, इस मेथड से आप अपनी मशीन को डेप्रिशिएट करके दिखा सकते हैं। एज अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन अर्ली ईयर, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट्स रिड्यूस्ड। जैसा आपको पहले ही बताया गया था कि अर्ली ईयर में जो मशीन की कॉस्ट है वो ज़्यादा रिड्यूस होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब कि सूट करता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिक्स एसेट विच लास्ट फॉर लॉन्ग एंड विच रिक्वायर इंक्रीज रिपेयर एंड मेंटेन एक्सपेंसेस विद पैसेज ऑफ टाइम। ये मेथड उन फिक्स एसेट को ज़्यादा सूट करता है जिनको ज़्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस खर्चे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे मशीन पे ज़्यादा सूट करेगा कि वो मशीन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिशिएट हो। कुछ लिमिटेशन भी हैं इसकी। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन नॉट बी फुली रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट कैन नेवर बी जीरो। जब हम इससे डेप्रिसिएशन को निकालते हैं तो जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आएगी वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकलती रहेगी, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगी। आप कभी करके देखना किसी क्वेश्चन को, आप रिड्यूस करते चले जाएंगे तो रिड्यूस वो जीरो नहीं होगी। तो ये इसके एक लिमिटेशन है। हालांकि स्टेट एंड मेथड में ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, स्टेट एंड मेथड में हम जब डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू निकालते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वैल्यू जीरो निकल जाएगी, उसकी लाइफ जो भी होगी। लेकिन इसकी जो लाइफ होगी किसी भी एसेट्स की, उस लाइफ तक ये इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन ए सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला तो हमने आपको दिया है कि एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो फिगर आएगी एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि वो एकदम करेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकला है, क्योंकि ये एजम्पशन पे बेस्ड है। हो सकता है कि मशीन की ज़्यादा डेप्रिसिएट वो बाद के पीरियड में हो रही हो, लेकिन ये मेथड कहता है कि मशीन का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो अर्लियर पीरियड में हो रहा है। तो एकदम एग्जैक्ट कह पाना कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एकदम करेक्ट है वो इसमें नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका मेथड कंप्लीट होता है।